नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल स्वामी सर मौजूद है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है। कई सारे मुद्दे हैं इस समय जो दिल्ली से लेकर के और पूरे देश की सियासत पर सीधा-सीधा असर डालने वाले मुद्दे कहे जा रहे हैं। एक तो जिस तरीके से कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हुआ, उधर अरविंद केजरीवाल को घेरने की एक अलग सियासत इस समय चल पड़ी है, जैसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं सर, इस समय वो इलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, कितनी प्रभावी हैं, कितना कारगर हथियार ये एक मिला है, जहाँ जिससे जो है उठ रही आवाज़ों को दबाया जा सके। क्या जो लोग इस कोशिश में लगे हैं, वो इन आवाज़ों को दबा पाएँगे? जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, क्या वो ऐसे लोग हैं जो उससे डर जाएँ, चाहे वो कन्हैया कुमार हों या अरविंद केजरीवाल? देखिए रामप्रकाश जी, जो कन्हैया कुमार का केस है, पहले उसको लेते हैं। जो कन्हैया कुमार पे दो लड़कों ने आक्रमण किया, कन्हैया कुमार को थप्पड़ नहीं मार पाए, एक महिला को थप्पड़ मार दिया। एक पार्षद है दिल्ली की, शायद माया शर्मा उसका नाम है, कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उसको पीट दिया। अरे वहां तो एक आरोप है स्वाति केजरीवाल का कि मुझे पीटा, मुझे थप्पड़ मारे। यहां तो वीडियो है कि थप्पड़ मारे। अच्छा, वो जो दो लड़के हैं वो मनोज तिवारी की एक मीटिंग में मंच पे मंचासीन हैं, बिल्कुल मनोज तिवारी के बगल में बैठे हैं। पीटने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया और कहा कि हाँ हमने पीटा है और हम पीटेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और ये देश को तोड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह वाले लोग हैं ये। अरे भैया एक चीज ये बताओ, तुम किसी को पकड़ लोगे और कहोगे ये देश तोड़ने वाले, मार दोगे? ये देश की कानून व्यवस्था है। अच्छा, वो जिस लेडी की थप्पड़ लगे हैं वो लेडी है, वो महिला है। वहां तो क्लियर केस है दुशासन और दुर्योधन का। यहां जो मामला, अच्छा फिर जो आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डर है लोगों को, दो खेमों में लोग बटे हुए हैं। एक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमको तो ऐसा ही राज पसंद है, हमें तो बुलडोजर चलना पसंद है, हमें तो जीप में जलाना पसंद है, हमें तो लोगों को अपने जो नारे हैं वो कहलवाना पसंद है, हमें तो दूसरों के पूजा ग्रहों के बाहर नाच करना पसंद है। वो तो एक ग्रुप है। 80% लोग तो ये नहीं पसंद करते ना। 80% लोग चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सब लोग मिलजुल के रहें। भैया वो अपनी पूजा करें, हम अपनी पूजा करें, वो अपना खाना अपने त्योहार मनाएं, हम अपने त्योहार मनाएं, प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान को एकजुट रखें। एक डर यह है कि साहब संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई महिला किसी के घर में गेट क्रैश करे, सिक्योरिटी रोके न रुके, बिना अपॉइंटमेंट के घुसे, खुद सोफे में बैठे और पुलिस अधिकारियों को डांटे कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगी, मैंने 112 फोन कर दिया है और मैं देख लूंगी, और ये ना कहे कहीं कि मेरी पिटाई हुई है, कहीं ये नहीं कह रही है मेरी पिटाई हुई है उस समय जब वीडियो बनी है। अच्छा, इतनी बुद्धिमान अगर कोई महिला है, देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो आज से 7 साल पहले कहा था कि किसी सरकारी उसमें जाइए ऑफिस में तो एक पेन के अंदर एक रिकॉर्डर लेके जाइए, वीडियो रिकॉर्डर, और रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे सामने पेश कर दीजिए, मैं उस अधिकारी को जेल भेज दूंगा। तो स्वाति मालीवाल तो बड़ी प्रबुद्ध महिला है, बड़ी जुझारू महिला है, बड़ी जागरूक महिला है, वो एक पेन की वीडियो ले जाती, उसको वीडियो बना लेती। लेकिन अगर वो चाह रही हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर के यहाँ, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कोई आदमी गेट क्रैश करके बिना अपॉइंटमेंट के चला जाए, हम आप अगर कोशिश करें मान लीजिए प्रधानमंत्री के यहाँ घुसने की और अपॉइंटमेंट है, तब भी हमारी पूरी तलाशी होगी, बाकायदा फ्रिस्किंग होगी, और उसके बावजूद अगर हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे गोली मार दी जाएगी। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण काम है, एनएसजी उनको चारों तरफ से घिरे रहते हैं, तो बिना अपॉइंटमेंट के किसी घर में घुसना, आप कोई भी हो, कैसे घुस जाएंगे भाई? उनके अपने प्राइवेट लाइफ है, उनका अपना हिसाब किताब है, वो घर में मौजूद भी नहीं थे। फिर विभू कुमार को आपने डिटेन कर लिया। जनता इसी बात से तो डर रही है, फायदा होने का छोड़िए, इससे नुकसान हो रहा है। क्या संजय सिंह को जेल में रखा, उससे फायदा हुआ बीजेपी को? अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, कोई फायदा हुआ? नुकसान हुआ। सर प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, जितने कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में जिनका आवास है, उनके यहाँ जाने पर वो फ़ोन से लेकर के और सारी चीज़ें, कई जो भी चीज़ें हैं जांच पड़ताल में जो उनको समझ में आता है, फ़ोन तो सिक्योरिटी के पास पहले ही जमा हो जा रहा है। मैं तो जिन भी मंत्रियों के यहाँ मैं गया हूँ दिल्ली उनके आवास पर, उन सारे के यहाँ स्थिति यही रही है कि फ़ोन तो आपका जमा ही होना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, फ़ोन वहीं जमा हो जाता है।
इसके अलावा आपने और क्या क्या लिया है, उन सारी चीजों में कोई भी ऐसी चीज जो उनको लगता है वो सब जमा हो जाता है। कागज पेन तक आप लेकर के नहीं जा पाते हैं। आप ऐसे जाइए, आपको पूछना है वहीं कागज पेन मंगवा लीजिएगा, वो मिल जाएगा, उस पर आप अपना सवाल जवाब कर लीजिएगा, लिख करके आ जाइएगा। जितने मंत्रियों के यहाँ मैं गया हूँ, उनके यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ तो खैर मैं कभी गया नहीं और मुझे पता भी नहीं है उनके बारे में। बहरहाल, अब जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता जा रहा है, वीडियो सामने आती जा रही है जिस तरीके से, और साथ में कन्हैया कुमार के ऊपर जो ये हमला हुआ है, जनता को क्या लगने लगा है, जनता क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? जो एक्सेप्टेंस पहले से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बहुत सामान्य नहीं है, अब जनता के अंदर इस चीज को लेकर के और ज्यादा विश्वास पैदा होगा, क्योंकि ये जो हालात हैं वो केवल विपक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए किए जा रहे हैं। जनता के अंदर ऐसा संदेश जा सकता है? नहीं, विपक्ष इससे कैसे डिस्टेबलाइज होगा, कैसे विचलित होगा, बताइए। आपने देखा आप किसी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहीं भी आप मीटिंग देखिए, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, प्रोत्साहित नहीं, उससे ज्यादा सपा के कार्यकर्ता प्रोत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए काम कर रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है, क्योंकि सर्वाइवल का प्रश्न है, ये जीवित रहने का प्रश्न है। अरे अगर ये लोग जीत गए तो उसके बाद मेरे से पूछा, फेसबुक में आप देखिएगा, आप तो फेसबुक फ्रेंड है मेरे, एक व्यक्ति ने पूछा, मैं जानता नहीं, फेसबुक फ्रेंड है, उसने पूछा, स्वामी सर, ताऊ जी कहता है मुझे कि ताऊ जी क्या होगा अगर ये लोग आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा मार दिए जाएंगे, हमें तो पता है मार दिए जाएंगे, क्योंकि जिस देश की हम कल्पना नहीं कर सकते वो देश बन जाएगा, क्योंकि 75 साल से जो प्यारा देश हमने देखा है वो देश नहीं रह जाएगा। जिसको मनाएगा बंद कर देंगे, जिसको मनाएगा गोली मार देंगे, जिसकी मनाएगा बुलडोजर चला देंगे, जिसकी चाहेंगे जीप उलट देंगे, इसीलिए तो बच रहे हैं। तो इससे तो और चीजें प्रूव हो रही हैं कि अगर ये जीत गए, इसका माने भैया और संगठित होने की आवश्यकता है। मैटर ऑफ सर्वाइवल। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए इट इज नॉट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर कि अगर जीत गए तो और अपना मस्ती लेंगे, फिर आनंद लेंगे, बुलडोजर चलता हुआ देखेंगे, डीजे में डांस करेंगे। हम लोगों के लिए तो इट इज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। जी सर, अब मंडे को चूंकि वोटिंग होनी है, 5वें चरण का चुनाव होना है, 8 राज्यों की जो 49 सीटों पर चुनाव है, इस बार 5वें चरण के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या नए समीकरण दिख रहे हैं आपको? क्या नए बदलाव दिख रहे हैं? मुद्दों की बात अगर करें तो जो एक तरफ विपक्ष के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो ऐसे में चुनाव की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? इस 5वें चरण की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप लखनऊ में बैठे हैं, आपने संजय सिंह को अमेठी में देखा? नीतीश कुमार सक्रिय हैं क्या? राजा भैया ने हाथ खड़े कर दिया, मना कर दिया कि नहीं कर दिया? अजीत पवार निष्क्रिय हो गए कि नहीं हो गए? महाराष्ट्र के अंदर यह स्थिति है राम प्रकाश जी, आज के तारीख में जो 24-25% वोट बीजेपी के थे, उसमें शिंदे और अजीत पवार 5% वोट ऐड नहीं कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 60% वोट गैदर कर रहा है। एक तरफा लड़ाई है। नीतीश कुमार की भाव भंगिमाओं से लग रहा है वो निष्क्रिय हैं, वो समझ गए हैं कि हार सामने खड़ी हुई है। अमेठी के अंदर, अच्छा बताइए, वहां पे रायबरेली में अदिति सिंह जो सबसे, धुन्नी सिंह की पौत्री, अखिलेश सिंह की बेटी, खुद एक जो दिनेश प्रताप सिंह लड़े उनसे उनकी खुद की अदावत है, वो भी निष्क्रिय होकर बैठी हुई हैं। तो रायबरेली भी आपके हाथ से चली गई, अमेठी भी आपके हाथ से चली गई। ईस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे बैकवर्ड ओबीसी चेहरों को खड़ा किया है, वहां की लड़ाई जो है वो बिहार टाइप बैकवर्ड और फॉरवर्ड की हो गई है। बहन जी ने भी अपने सारे वहां पे सवर्ण कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहां और मुश्किल उन्होंने पैदा कर दी है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लेकिन मेरे को देखिए, प्रश्न जो उठाना चाह रहा हूं मैं सरकारी अधिकारियों में उठाना चाह रहा हूं। अरे अपने विवेक का उपयोग कीजिए, संविधान की आपने कसम खाई है, उसकी शपथ खाई है, उसके बारे में सोचिए। राजनीतिक आका कल अगर इंडिया गठबंधन में आएगा, गैर कानूनी काम कराएगा, हम उसका विरोध करेंगे। किसी भी निरीह आदमी को, किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी मध्यम वर्ग के आदमी को इसलिए दंडित मत कीजिए कि उस बेचारे के पास वकील नहीं है और उसके पास पैसा नहीं, वरना तो अमीर लोग मस्ती करेंगे और अपराध करेंगे और गरीब लोग जो है जेल के अंदर जाएंगे। अमेठी की सर बात करें, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन राहुल के हट जाने से उसका महत्व काफी कुछ कम हो गया है, चर्चा से बाहर हो गई है। लेकिन
स्मृति जी जो है वो उम्मीदवार का नाम लेने के बजाय, किशोरीलाल शर्मा का नाम लेने के बजाय वो कह रही हैं कि मैं जो है वो प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ रही हूँ। तो ये क्या दिखाता है? ये बेसिकली स्मृति ईरानी ज़मीनी हकीकत समझ गई हैं या फिर प्रियंका गांधी का नाम लेकर के सीट की जो हाइक है उसको मेंटेन करना चाह रही हैं? नहीं, वो कैसे हाइप क्रिएट हो जाएगी भाई? सीधी सी बात यह है कि उन्होंने 13 किलो रुपए अगर चीनी दे दी होती जो पिछली बार वादा किया था, जैसे माननीय मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, एमएसपी देंगे, सारी दुनिया भर की चीज, वैसे ही तो स्मृति ईरानी जी ने भी वादा किया था ना कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे। अगर दे दी होती, अगर वहां के हॉस्पिटल को बंद न कराया होता, तो हो सकता है स्मृति ईरानी जी को वोट मिलता। अच्छा, किशोरीलाल शर्मा जी क्योंकि 40 साल से वहां रहे हैं, एक एक आदमी से उनका संपर्क है, उन्हें वस्तुस्थिति, इलेक्शन तो वही लड़ा करते थे ना। अच्छा, उनका कद गिर गया है स्मृति ईरानी जी का। राहुल गांधी सामने होते तो एक हाइप होती, पूरे हिंदुस्तान के टेलीविजन कैमराज वहां, आप लोग भी 4 PM वाले पहुंचते, अपना देखते। अब किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी की लड़ाई है, आप क्यों जाएंगे वहां पे? आप जाएंगे रायबरेली, वहां क्यों जाएंगे? आप दूसरी जगह जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। तो उनका जो कद घटा है उसको बढ़ाने के चक्कर में, अच्छा, दो ही स्थिति है, 80% चांस है किशोरीलाल शर्मा जीत जाएंगे। अगर जीत गए तो स्मृति ईरानी जी का भविष्य क्या होगा? और अगर किशोरीलाल शर्मा हार गए, जिसकी 20% चांस है, स्मृति ईरानी जीत गई, तो किशोरीलाल शर्मा को हरा के बहुत बड़ा तीर क्या मार लेंगी वो? तो उनका कद घट गया, इसलिए परेशान है। जी सर, एक अब थोड़ा सा बिहार की तरफ चले हम लोग। सर, बिहार में इस समय अगर हम देखें जो 5वें फेज का इलेक्शन है उसको लेकर के, तो बिहार के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है वो सारण की मानी जा रही है और जितनी चर्चा है उस सीट को लेकर के, कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का रोड शो, मोदी जी का जो जनसंपर्क है, जनसभा जो थी, उसके बावजूद भी हालात वहाँ बदल नहीं पाए। तो क्या मोदी जी का इम्पैक्ट वहाँ पर लालू यादव की वजह से नहीं चल पा रहा है, या फिर रोहिणी आचार्य का जो कद है उसको ही बिहार ने अब ज्यादा बड़ा मान लिया है? देखिए, बाकी लालू जी के परिवार के बाकी सदस्यों की बात छोड़ दीजिए, मैं रोहिणी आचार्य को नहीं जानता, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो अपने चरित्र का परिचय दिया है, जिस पिता ने उसको जीवन दिया, उसका जीवन दान उसने दिया है, तो मेरे मन में रोहिणी आचार्य के लिए श्रद्धा 100 गुनी बढ़ गई है। मीसा भारती के लिए ना बढ़ी हो, तेजस्वी के लिए ना बढ़ी हो, लेकिन इनके बिटिया के लिए है, जो विदेश में रहती रही, जिसका पति वहां पे है, जो शादीशुदा है, अपने पिता को जीवन दान दिया है उसने अपनी एक किडनी देकर। तो ऐसी बिटिया के लिए तो मेरे ख्याल से सारण के लोग इस बार तो चुनाव एक तरफा होना चाहिए। मैं गया नहीं हूं सारण, लेकिन जो मुझे लगता है, एक हिंदुस्तानी मानस जो होता है, एक जो हमारे देश का मानस होता है, ऐसे बच्चों को जो आज के जमाने में, इस कलयुग में, अगर अपने पिता के लिए अपना जान निछावर कर दें, ऐसी बिटिया अगर चुनाव हार जाएगी तो सारण की जनता की बुद्धिमानी पे मुझे शक होगा। नहीं, लेकिन क्या सर इस तरीके के मुद्दे चुनाव में काम आते हैं? क्योंकि जनता तो जब वोट डालने जाती है तो कहा यह जाता है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे एक तरफ कहीं ध्यान में रहते हैं, लेकिन जो चुनाव अभी तक देखे गए, पिछले अगर हम जो राज्य के इलेक्शन हुए 5 विधानसभाओं के, उन्हीं की बात अगर कर लें, तो वहां तो जनता ने किसी मुद्दे से सरोकार नहीं रखा और भाजपा का जैसा दावा है कि केवल मोदी के चेहरे पर वोट कर दिया। तो क्या इस चुनाव में वो स्थिति काम नहीं करेगी? नहीं, देखिए, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। मान लीजिए, मैं कल्पना कीजिए, ऐसी कल्पना करने के लिए कह रहा हूं जो संभव नहीं है। मान लीजिए पंडित चंद्रशेखर आजाद जिंदा होकर वापस आ जाएं धरती पे और कहीं इलेक्शन लड़ जाएं, भाई उनके खिलाफ कोई लड़ने की हिम्मत, फिर महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान सब खत्म हो जाएगा। 100 वोट नहीं मिलेंगे उनके अपोजिशन वालों को। भाई आप एक व्यक्तित्व जिसमें एक भारत के चरित्र का चित्रण है, आप बताइए आज के तारीख में अगर वो श्रवण कुमार अगर आ जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, जिन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को पूरे तीर्थों का दर्शन कराया था, वो इलेक्शन हार जाएंगे क्या? बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें कॉमन हैं, वो सारण में भी हैं, वो पटना पाटलिपुत्र में भी हैं, वो कराकात में भी हैं, वो हर जगह हैं। असली मुद्दा यह है कि वो एक अलग प्रकार का वर्णन है। मैं इसे कहा, मीसा भारती को छोड़ दीजिए, तेजस्वी को छोड़ दीजिए, अखिलेश को छोड़ दीजिए, ये वाली सीट जो है सारण वाली, क्योंकि मैं नहीं जानता, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई बेटी जिसने अपने माँ बाप के लिए इतना त्याग किया हो, अगर वो चुनाव लड़ेगी, उसके चरित्र का परिचय तो मुझे हो गया ना, कि जो अपने पिता को जीवन दान दे सकती है, वो अपनी जनता को भी दुखी नहीं देख पाएगी, मैं उसे वोट दूंगा। वो बीजेपी से भी लड़ेगी तो मैं उसको वोट दूंगा। बीजेपी से मेरी कोई
मतैक्यता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आदमी जिसने अपने मतलब एक चरित्र का, जैसे भाई हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं, वो मर्यादाएं कायम की थी उन्होंने। इस लड़की ने मर्यादा कायम की है, इसलिए इसका जीतना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी सर, एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर साहब, जिनकी बात खूब होती है इस समय। वो भी एक यात्रा लेकर के चल रहे हैं और उनका जो हालिया बयान आया है, इंटरव्यू आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ब्रांड मोदी जो है उसको हराया, खत्म नहीं किया जा सकता है, उनको हराया नहीं जा सकता है। ब्रांड मोदी की वैल्यू वो भी मानने लगे हैं अब कि वो गिर रही है। हालांकि अभी पिछले कुछ समय तक वो कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो हालिया आया है तो वो कह रहे हैं कि भाई उनकी वैल्यू गिर रही है। दूसरा, 100 में से 40 लोग ही ऐसे हैं जो भाजपा को वोट करते हैं, 60 लोग अभी भी जो है वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन अगर हम वोटिंग की बात करें, जिस कदर वोटिंग कम हो रही है, जब वोट ही 60% पड़ रहे हैं, 70% नहीं पहुंच पा रहे हैं, 60%, 62%, 63%, 65% वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो वोट हैं, अब अगर भाजपा के जो वोटर्स की बात करें, हम थोड़ा माइंडसेट की बात कर रहे हैं सर, इसलिए मेरा सवाल लंबा हो रहा है कि माइंडसेट की बात करें तो भाई भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, वो लोग भाजपा के साथ हर समय रहते हैं, तो वो लोग वोट देने जाते हैं, ये भाजपा मानती है। तो भाजपा के हिसाब से तो सारा वोट उसको पड़ रहा है, तो फिर विपक्ष को क्या फायदा होगा? विपक्ष के कैसे जीत के दावे कर रहा है? अगर प्रशांत किशोर की रणनीति को समझा जाए तो 40 वोट तो उनके पास चला जा रहा है, तो 20 वोट लेकर के विपक्ष कैसे सत्ता में आ पाएगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी कभी कोई रणनीतिकार हुआ करते थे। आज तो मुझे अफसोस होता है कि ऐसे व्यक्ति को मैंने बड़ा बुद्धिमान समझा था, मैंने भी उनको बुद्धिमान समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने गलती की थी। आप खुद सोचिए, आप चलिए एक सर्वे कर लीजिए, आप अपने जान पहचान के 100 लोगों से ये पूछिए कि आपने 2014-19 में किसको वोट दिया था। आपको उसमें से 40 ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि साहब हमने बीजेपी को दिया था 2014-19 में। फिर पूछिए 24 पे किसको देंगे, उसमें आधे लोग कहेंगे कि नहीं देंगे बीजेपी। जिन्होंने सपा को वोट दिया था वो कहेंगे सपा को वोट दिया था, सपा को ही देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस के थे कि हम कांग्रेस को देते हैं, हम सपा को नहीं दे सकते, हम सपा को नहीं देंगे, हम तो बीजेपी को दे देंगे सपा की तुलना में। ये स्थिति थी जो पिछली बार बीएसपी एसपी का जो अलायंस था काम नहीं कर पाया। आज के तारीख में जिस प्रकार से सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के लड़ रहे हैं, शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिले जिसने 2019 में मोदी जी को वोट दिया था, जिन्होंने कांग्रेस को और सपा को वोट दिया था, इस बार वो बीजेपी को वोट देने वाला है। इसका मैंने शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2 साल पहले, उसी के परसेंटेज को अगर आप देख लें, जहां पे बीएसपी भी साथ नहीं थी, कांग्रेस भी साथ नहीं थी, आज कांग्रेस का 2-3% वोट जीता। अगर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख लें तो 30 सीट सपा जीत रही है, और 30 सीट सपा जीत रही है तो बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती। तो अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा उद्धव ठाकरे, बिहार, हर जगह वो स्थिति है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से सक्रिय होकर मुसलमान वोटों को काट सकते थे, अति पिछड़ी जातियों के वोट काट सकते, वो नहीं काट रहे हैं, वो निष्क्रिय हो गए। आपको सपा में कोई निष्क्रिय दिख रहा है क्या? खड़गे साहब भी दौड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी दौड़ रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति अपोजिशन का जो है वो मेहनत कर रहा है, और बीजेपी के लोग जो है वो शांत बैठे हुए हैं। तो वो लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो सपा को वोट नहीं दे सकते, वो वोट देने नहीं जा रहे हैं। संघ को लेकर के खूब बात होती है, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लें। भी हम महाराष्ट्र की तरफ ही चलते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, एक के बाद एक, कभी उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया जाता है, कभी शरद पवार को ऑफर दिया जाता है। अब इसका काउंटर शुरू हुआ है, अब उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑफर आने शुरू हो गए हैं। एक तो उस ऑफर का क्या संदेश जाएगा, दूसरा संघ को लेकर के जिस तरीके की टिप्पणी अब आ रही है भाजपा की तरफ से, जेपी नड्डा कह रहे हैं, अब जेपी नड्डा ही कह रहे हैं कि भाई संघ की जरूरत उनको नहीं है। तो अगर संघ की जरूरत भाजपा को नहीं है, क्या भाजपा इस स्थिति में है? अगर संघ अब बाकी के इतना कहने के बाद भी, क्या संघ अभी बाकी 3 चरणों में उनके साथ खड़ा रहेगा? नहीं, वो पहले चरणों में भी खड़ा नहीं रहा है और आगे भी नहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, ये जो समस्या है ये जनता की नहीं है, ये अग्निवीरों की नहीं है, ये किसानों की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की भी समस्या है, ये योगी जी की भी समस्या है, ये नितिन गडकरी की भी समस्या है, ये वसुंधरा राजे की भी समस्या है कि अगर मोदी जी जीत गए,
अगर 273 सीट बीजेपी को मिल गई, सारे राजनीति के पटल से गायब हो जाएंगे। हाँ, अगर 240 सीट मिली बीजेपी को, ये सब ताकतवर हो जाएंगे। फिर हर आदमी वसुंधरा राजे के घर दौड़ेगा, हर आदमी योगी जी के घर दौड़ेगा। अगर 273 मिल जाएंगे तो उसके बाद 1/3 कौन, 2/3 कौन तोड़ पाएगा? कोई नहीं तोड़ पाएगा। फिर मोदी जी बन जाएंगे। फिर इसी प्रकार से होगा, जिसको चाहेंगे हटा देंगे, जिसको चाहेंगे बना देंगे। पहली बार जीते हुए विधायक है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। भाई, इस प्रकार की कार्यप्रणाली लोकतंत्र में आज तक आपने हिंदुस्तान में कभी देखी है क्या? सर तो सर्वाइवल है वसुंधरा राजे का, योगी जी का सर्वाइवल है। अगर मोदी जी को 273 मिल गई तो अपोजिशन वाले जेल नहीं जाएंगे, सत्ता पक्ष के बहुत लोग जेल जाएंगे। सर, योगी जी और वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या भाजपा के किसी भी नेता का सर्वाइवल तो छोड़िए, अब जब जेपी नड्डा साहब अगर संघ से ये कह दे कि संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ के सर्वाइवल की बात होने लग गई ना। अब तो ये बात तो संघ के सर्वाइवल पे आ जाएगी। क्या ये संघ के सर्वाइवल पे बड़ा सवाल नहीं उठेगा कि अगर जेपी नड्डा कहें कि नहीं नहीं, संघ हमारे फेवर में ना खड़ा हो, संघ प्रचार ना करे, हमारा संघ हमारे लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम ना करे, उसके बावजूद भी हम सरकार बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वास्तव में अगर सरकार बना लेते हैं तो सर क्या ये संघ पे सवाल नहीं हो जाएगा? संघ के 100 साल की जो मेहनत संघ बताता है, जिसने भाजपा को खड़ा करने का काम किया, क्या ये उस पर बड़ा सवाल नहीं होगा? संघ के सर्वाइवल पे सवाल नहीं उठने लग जाएगा? नहीं, संघ ने इनको 4 जो अभी क्रम हुए हैं उसमें सपोर्ट नहीं किया है, ना आगे करने वाला है। ये बिल्कुल, ये तो नड्डा जी के पास और कोई विकल्प तो है नहीं, जब देख रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब तो ये कहने लगे हैं, मुसलमानों के भी हित की बात करने लगे हैं। वो गुरुद्वारे में जाके उन्होंने भोजन भी कराया है, कचला भी खा ली है। अच्छा, गैस में, बिना गैस के जो है वो खीर बन रही है। जो लोग 4 खाने वाले हैं उनकी थाली खाली है और वो खीर बन रही है। तो सर, ये कन्फेशन सीरीज का अगला जो है वो चरण माना जाए? जिस तरीके से अडानी अंबानी को लेके कन्फेशन कर लेते हैं मोदी जी, फिर उसके बाद और भी कई सारी चीजों पर कहा गया कि ये सारा जो है वो एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी कि उन्होंने ये किया है, तो उसी का अगला चरण ये मान लिया जाए कि नड्डा साहब ने स्वीकार कर लिया कि संघ ने हमको छोड़ दिया इस बार सीधे सीधे? बड़ी बात है भाई। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग क्या है कि ईडी किसी को गिरफ्तार करेगी और केस अगर कोर्ट की कॉग्निजेंस में होगा तो बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट नहीं होगा। या आगे की भविष्य की तैयारी है कि नहीं है? जी 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 सर, चलते चलते एक अंत में मोदी जी को लेकर सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जो मुद्दों से भटकाव था, जो पहले चरण के पहले देखा गया था, पहले चरण की वोटिंग के दिन तक जो चीजें चल रही थी, वोटिंग परसेंटेज सामने आने के बाद से वो सारी चीजें खत्म हो गई और मुद्दों से भाजपा जो पूरी तरीके से दूर हो गई। क्या मुद्दों से ये भटकाव ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब भारी पड़ने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया इन्होंने जब इन्होंने कहा इस बार 400 पार, और इनके बुद्धिमान नेताओं ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान दिया कुमारी ने, हेगड़े साहब ने, लल्लू सिंह ने, अरुण गोविल ने कहना शुरू किया 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे। इन्होंने ओबीसी और दलितों के बीच में इतना बड़ा अपने खिलाफ युद्ध खड़ा। अच्छा, उसे अपोजिशन ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई, तो हम लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे तो आप तो मान नहीं रहे हो, एक तंत्र स्थापित होगा, तानाशाही। तो जिस प्रकार से एससी एसटी कैटेगरी के लोगों ने पूरी वेस्टर्न बेल्ट में वोट दिया है एक मुश्त होके, जिन्होंने, आधे लोगों ने जिंदगी भर कभी सपा को वोट नहीं दिया है, हमेशा के बीएसपी के वोटर ने सपा को वोट दिया है। तो यह वो जो पुरानी कहानी थी ना कि साहब ये सवर्णों की पार्टी है, अब सवर्णों ने भी साथ छोड़ दिया है, राजपूत भी तने बैठे हुए हैं। तो इनके जाट इनके पास वैसे ही नहीं थे, यादव इनके पास वैसे ही नहीं थे, दलित इनके पास खत्म हो गए। तो ये किसके वोट पे चलेंगे? गुजरात तो चलिए एक स्टेट है, वहां पे गुजरात है, बाकी तो महाराष्ट्र में मराठी रहते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार में बिहारी रहते हैं, वहां गुजराती थोड़ी रहते हैं कि वोट दे देंगे। सर, जो सबसे सेफ जगह मानी जाती थी गुजरात, वहां से भी जो तस्वीरें और जो वीडियोस आई उसने हालात कुछ और बताए। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि भाजपा उम्मीदवारों के कार्यालय में लोगों ने ताला मार दिया। और ये जो लोग थे वो लोग नहीं थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उम्मीदवारों के चुनावी कार्यालयों में ताला मार दिया। और ये संदेश गुजरात से आता है, और जब ये संदेश लोगों के बीच में गया होगा तो कितना इम्पैक्ट इसने डाला होगा वो खैर 4 जून को पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।